बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जामों में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। देखिए क्या दिया हुआ है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। और बी देखिए, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्राय है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संक्राय है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। ठीक है। और जैसे निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल व सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर ने क्या बोला, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक संक्राय है। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बताइए सभी लोग, राइट आंसर करते रहिए। देखिए इसमें क्या दिया है, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। ठीक है, भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों को और फिर बाद में शब्दों को, ठीक है, बाद में शब्दों को, और सबसे अंत में किसको सीखता है, वाक्यों को सीखता है। ठीक है, अतः इसके मध्य सहचार अति आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार से। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए 3rd नंबर में क्या हो जाएगा। देखिए समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। ठीक है, कैसे, दोनों प्रकार के, जो सामान्य और विशिष्ट दोनों ही होते हैं। ठीक है, वो दोनों इस समावेशी कक्षा में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं जिनमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो देखिए 4th नंबर दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर सभी लोग देंगे। देखिए राजा का राइट आंसर आ चुका है दोस्तों। सभी लोग ऐसे ही जल्दी से आंसर देते रहिए। ठीक है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का कौन सा पद परिभाषित करता है। निरस्तता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो गणना दोष है, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। और जैसे गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं
होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका देखिए सीज राइट आंसर हो जाएगा गणना दोष। ठीक है, गणना दोष। तो चलेंगे आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, सभी लोग शेयर भी कर दीजिए क्लास को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या आंसर होगा, तो सभी लोग राइट आंसर करिए। देखिए 5 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह देखिए संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए। ठीक है, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझे। ठीक है, अलग ना समझे तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशीलता। ठीक है, तो चलेंगे 6 नंबर की ओर चलेंगे और जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करते रहिए। राजा का राइट आंसर आ चुका है। देखिए निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो देखिए इसमें देख लीजिए 6 नंबर में देखिए संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, एक तो किसमें दिखाई देगा? शारीरिक स्तर पर, और दूसरा मानसिक स्तर पर। ठीक है, 2 जगह परिवर्तन दिखाई देगा। किसमें? पहले शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। ठीक है, शारीरिक स्तर पर देखिए जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है और अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया था? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। इसमें 6 का राइट आंसर संवेदी, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करते रहिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए बेंजामिन जो थे, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। एक तो संज्ञानात्मक, और दूसरा भावात्मक, और तीसरा मनोगत्यात्मक। ये 3 क्षेत्रों में इन्होंने इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, और देखिए ब्लूम ने वर्ष 1956 में, ठीक है 1956 में, कब? 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को पुनः क्रमशः 6 भागों में बांट दिया। ठीक है, 6 भागों में। इसको कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में। ठीक है, 6 भागों में इसको बांटा। कौन किसमें किसमें? देखिए वो भी देख लीजिए। देखिए ज्ञान, अवबोध, ठीक है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये है 6 भाग किसके? संज्ञानात्मक के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर दीजिए, और सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी करते रहिए सभी को, अपने दोस्तों को। देखिए निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो देख लीजिए इसमें स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है,
है नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण देखिए कैसा होना चाहिए, जनतांत्रिक, सहानुभूति तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को राइट आंसर करते रहना है। देखिए राजा का बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, राजा हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर आ रहा है राजा का। देखिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए इसमें देख लीजिए, अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष देखिए, वर्ष 1964 में, ठीक है, वर्ष 1964 में, ठीक है, 1964 में विक्टर ब्रूम ने, ठीक है, विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया, 1964 में विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत दिया, ठीक है, प्रतिपादन किया। यदि सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन तथा कार्य संतुष्ट के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित, ठीक है, विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत देखिए व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है, ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए एज राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दिया प्रत्याशा सिद्धांत, कब दिया, 1964 में विक्टर ब्रूम ने, ठीक है। तो चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर दीजिए। देखिए अग्रिम अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, व्यक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार, परिमार्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को राइट आंसर करना है। देखिए ब्रूस आर जोयस जो थे, ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल, ठीक है, मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है, ठीक है, शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। इनको 4 भागों में बांटा है, किसने बांटा है, ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल, ठीक है, मार्सवेल, इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हो जाएंगे, अंत प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण और व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, और चौथा हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान, ठीक है। अब देखिए आगे देख लीजिए, देखिए इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में बांटा गया। देखिए इनके भी अलग अलग पार्ट है, ठीक है, जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया, ठीक है, ये जो सूचना प्रक्रियाकरण है इसको भी निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है। इसको देखिए 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थात्मक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान आदि, ठीक है। तो अब इसका भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से बताएंगे, सूचना प्रक्रिया करण, ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट हो जाएगा। तो इसमें सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। तो चलेंगे आगे 11 नंबर क्वेश्चन, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, सभी लोग शेयर भी करते रहिए, और सभी लोग अपना अपना आंसर देते रहें, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, ठीक है। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन, ठीक है। अब इसको देखिए, कौशल को देखिए किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण है, ठीक है, आदि ये सारे कौशल के उदाहरण है। अब देखिए कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है, और एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण ना होकर स्वतः होता है,
अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, तो ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और साथ ही शेयर भी करते रहे, साथ ही शेयर भी करते रहिए। 12 नंबर पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए 12 नंबर में क्या पढ़ेंगे? देखिए इसमें राइट आंसर करना है सभी को, सभी लोग राइट आंसर करते रहिए। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया। किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया। तो इसमें कौन कौन से? देखिए सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम के से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त युक्ति की ओर, प्रकृति का अनुसरण। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, निगमन से आगमन की ओर, ये इसका नहीं हो जाएगा। बाकी सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, ये तीनों इसके राइट हो जाएंगे। ठीक है, और ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर करिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। देखिए AWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? AWLN। ठीक है, AWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। क्या होता है? योजना बनाना। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो राइट आंसर सभी को करना है। देखिए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। तो इसके देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगे? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अन्वेषण। ठीक है, जो कि पहले ही नंबर पे था, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर दीजिए। देखिए शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीयकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें राइट आंसर करना है दोस्तों, इसमें सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर चुनना है इसमें, जल्दी से राइट आंसर करिए। देखिए शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ठीक है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ठीक है, मौजूद हो। और एक और इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों
इस समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे, तो ए, बी और सी तीनों ही राइट है इसके। तो चलेंगे आगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षता संवेदना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ठीक है, संवेदना, संवेदना किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहेंगे। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति उसे बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा। ठीक है, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा, क्योंकि जब वो सुनेगा तभी वो हाँ का जवाब देगा, तो वो ध्वनि ही हो जाएगी। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सभी को राइट आंसर करना है, सभी को राइट आंसर दोस्तों करना है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल और 5 से 8 साल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होता है। ठीक है, 4 अवस्थाओं से होता है। जो संवेगात्मक होता है, संवेगात्मक गामक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष होती है। जो कौन सा होता है? संवेगात्मक। ठीक है, संवेगात्मक ये जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और देखिए थर्ड होगा मूर्त। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि मूर्त होता है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। और देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा, सीज राइट हो जाएगा। ठीक है, सीज राइट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, और जल्दी से सभी को राइट आंसर देना है दोस्तों। और सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी करते रहिए। सभी लोग ऐसे ही राइट आंसर जल्दी से करते रहिए। देखिए 18 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में जब बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है। ठीक है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता देखिए सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलेंगे आगे 19 नंबर को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से समृद्ध है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो इसमें बताएंगे पेवलोव, बिने, चोमस्की, मास्लो। तो 19 नंबर का राइट है। देखिए नोआम चोमस्की जो थे, ठीक है, भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने माना कि, ठीक है, इन्होंने माना कि
प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका है, ठीक है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर भी करेंगे। देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया, ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर का। अब देखिए 20 नंबर जो थॉर्नडाइक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया, ठीक है, शीर्षक से सिद्ध किया। और इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन, ठीक है, पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अधिगम के प्रयास एवं भूल, अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो चलेंगे आएंगे 21 नंबर। और सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिए। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो देख लीजिए गिरोह अवस्था जो होती है वो 8 से 10 वर्ष, ठीक है, 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है, ठीक है। और 8 से 10 वर्ष की आयु के बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है, ठीक है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है दोस्तों, सामाजिकरण से। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए पियाजे के अनुसार, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, तो सभी लोग राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। देखिए इसमें तृतीय पूछी है, ठीक है, तृतीय अवस्था पूछी है। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है, ठीक है। यह देखिए यह अवस्था कब से होती है, 7 से 11, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं के अंतर व तुलना कर सकता है। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर। देखिए निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा 23 में। देखिए विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है, ठीक है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृद्धि, परिपक्वता, व्यक्तित्वता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। और कौन सा इसमें नहीं है, तो विषय वस्तु का स्वरूप। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे आगे 24 नंबर राइट आंसर करेंगे। और सभी दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। देखिए निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, ठीक है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83, ठीक है, कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है, ठीक है, चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं। तो देख लीजिए मैत्री भाव जैसे हो गया, समाज भाव हो गया, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व,
आदि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए दोस्तों। तो 25 नंबर का राइट आंसर करिए जल्दी से। देखिए राजा का बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, राइट आंसर कर रहे हैं राजा। तो देखिए पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक, स्थिरता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। देखिए स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। ठीक है, होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इनकी दो प्रमुख प्रविधियां हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें 25 में, इसका देखिए ए राइट हो जाएगा। और इसमें कौन सी दो प्रविधियां हो जाएंगी, एक पश्च अन्वेषण, ठीक है, एक कौन सी हो जाएगी पश्च अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, पश्च अन्वेषण हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दूसरी कौन सी हो जाएगी साक्ष्य विश्लेषण, ठीक है, साक्ष्य विश्लेषण, साक्ष्य विश्लेषण हो जाएगी। ठीक है, स्वतः शोध की दो प्रविधियां हो जाएंगी, पश्च अन्वेषण और साक्ष्य अन्वेषण विश्लेषण। तो चलेंगे आगे 26 नंबर को पढ़ते हैं और जल्दी से राइट आंसर करने का प्रयास करते हैं। देखिए सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा, स्किनर, रास, एम्बिग हास, एमएल बिग्गी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। देखिए सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के हैं, अतः कोई विकल्प इसमें नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये जो दिया गया है इसमें, तो ये गेट्स के हैं। ठीक है, गेट्स जो एक वैज्ञानिक थे गेट्स, ठीक है, गेट्स, तो इनका इनमें नाम दिया नहीं गया है, तो दोस्तों गेट्स हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो चलेंगे आगे 27 नंबर। देखिए निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। सहचार्यात्मक स्थानांतरण की नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ईएल जो थार्नडाइक थे ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम बताए। ठीक है, जो नियम आप लोगों के लिए निम्न प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य नियम कौन सा हो जाएगा, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम कौन सा हो जाएगा, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम हो जाएगा दोस्तों। और एक प्रभाव का नियम हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, प्रभाव का नियम हो जाएगा। और एक तत्परता का नियम, एक तत्परता का नियम, तत्परता का नियम हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों मुख्य नियम हो जाएंगे थार्नडाइक का। ठीक है, और जो गौण नियम थे वह थे, देखिए वह सुन लीजिए कौन कौन से थे। अनुक्रिया का नियम हो जाएगा, एक मनोवृत्ति का नियम था, और एक आंशिक क्रिया का नियम, एक सादृश्यता का नियम, एक साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो दोस्तों 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, मुख्य नियम मतलब प्राथमिक नियम पूछा है, ना कि गौण नियम या फिर द्वितीय नियम। और ये जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, ये क्या है, गौण नियम या फिर दूसरा नियम है। ठीक है, थार्नडाइक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का राइट आंसर दोस्तों करेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो किस पर बल देगा, ये किस पर बल देता है 28 का। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है, बल देता है। इस सिद्धांत के देखिए अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन को स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी
अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपन जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर करिए। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहें। 29 नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो देखिए, क्रिया प्रसूत जो है, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंधन भी है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी है। और देखिए, जो अधिगमकर्ता की अनुक्रियाएं का पुनर्वलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी राइट हो जाएगा। आप चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के यूपी टेट सी टेट देखिए 30 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस पेपर चल रहा है आप लोगों का। फर्स्ट पेपर हो चुका है, अब ये सेकंड चल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए 30 नंबर, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, योकम या सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी हो जाएंगे इसमें? अधिगम अभिवृत्ति, अधिगम समायोजन, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। ठीक है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और देखिए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। ठीक है, क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए कल फिर मिलते हैं हिंदी की क्लास में। थैंक